नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री, जिन्हें धीर और गंभीर नेता कहा जाता है, भूपेंद्र सिंह के बारे में। क्या वाकई ये सही है कि भूपेंद्र सिंह ने अब सत्ता और संगठन में आर पार की लड़ाई छेड़ दी है? जी हां, पिछले 5-6 महीने के उनके जो बयान आ रहे हैं या वे जो कुछ कर रहे हैं, उससे तो अब ये संदेश साफ साफ जा रहा है कि अब भूपेंद्र सिंह ने तय कर लिया है कि वे इस संगठन में रहेंगे या फिर जो कांग्रेस से उनके विरोधी आए हैं उन्हें इस संगठन में रहने देंगे। ऐसा लगता है कि भूपेंद्र सिंह ने अब आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के बाद उन्होंने सत्ता के बाद संगठन पर भी तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। मैं पूरी खबर आज आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अपने तमाम दर्शकों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को पूरा देखिए। अधूरे देखने पर शायद आप पूरी बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यदि कार्यक्रम को पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा आखिर भूपेंद्र सिंह इतने नाराज क्यों हैं, आखिर भूपेंद्र सिंह ने ये लड़ाई क्यों छेड़ दी है। मैं आपको बता दूं कि भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 4 दशक से कार्यकर्ता हैं। छोटे कार्यकर्ता से बड़े नेता बनाने का कार्य इस पार्टी ने ही किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र सिंह को कहां कहां पहुंचाया ये उल्लेख करना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन इतना बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके, एक बार नहीं कई बार विधायक बने, कई बार मंत्री बने, सांसद बने और वे आज की तारीख में मध्य प्रदेश के गिने चुने प्रमुख नेताओं में शुमार माने जाते हैं। उनका नाम कई बार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के लिए भी चल चुका है। लेकिन आज क्या कारण है कि भूपेंद्र सिंह अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले हुए हैं, अपने ही संगठन पर खुलकर हमले कर रहे हैं। और कल उन्होंने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार मृगन सिंह का जो चैनल है पब्लिक वाणी, वहां के तेज तर्रार जो चैनल हेड हैं रचित कथित, उन्हें जो इंटरव्यू दिया है, आज मैं बाकायदा उनका क्रेडिट लेते हुए वो इंटरव्यू के कुछ पार्ट भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर क्या ये तय है कि अब भूपेंद्र सिंह ने मोर्चा खोल दिया है, क्या ये तय है कि अब भूपेंद्र सिंह आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, क्या ये तय है कि भूपेंद्र सिंह ने तय कर लिया है कि कितना भी नुकसान हो जाए अब वे पीछे मुड़ने को तैयार नहीं हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। भूपेंद्र सिंह ने जो मोर्चा खोला है वो कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं के बीजेपी में आने और बीजेपी में एक नेता का मंत्री बनने के बाद जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आ रही है। अब तो भूपेंद्र सिंह जी ने कल के इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया है कि पार्टी स्वीकार कर ले, मैं इन नेताओं को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं सागर में भारतीय जनता पार्टी को खत्म नहीं होने दूंगा, मैं तो केवल माध्यम हूं, मध्य सागर में भारतीय जनता पार्टी को बचाने का काम मैं अकेला कर रहा हूं, इस तरह की बात कर रहे हैं। और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि इस पूरे मामले में पंडित गोपाल भार्गव उनके साथ हैं, ये भी उन्होंने इशारे में कह दिया है। मैं पूरी खबर विस्तार से अब बताने जा रहा हूं, आप इसको सुनिए कि किस तरह भूपेंद्र सिंह जी की नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनी और जब मंत्रिमंडल का चयन हुआ तो सागर में जहां 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे उसमें से एक का चयन हुआ और वे थे गोविंद राजपूत। आप और हम सब जानते हैं गोविंद राजपूत पिछले दिनों ही कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उन्होंने कांग्रेस से बगावत की थी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में गोविंद सिंह का योगदान था, इसीलिए शायद उन्हें मंत्रिमंडल में रखने का फैसला किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम पुराने नेता छूट गए। भूपेंद्र सिंह को मंत्री नहीं बनाया, गोपाल भार्गव को नहीं बनाया, शैलेंद्र जैन को नहीं बनाया, प्रदीप जी को नहीं बनाया। ऐसे कई नेता हैं जो वहाँ विधायक हैं, उन्हें मंत्री नहीं बना सके। ये जो नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं उनके मन में थी भूपेंद्र सिंह के, लेकिन वे खामोश रहे। इसके बाद में जब बीना विधायक, कांग्रेस की बीना विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में आई और उसके बाद में ये चर्चा शुरू हुई कि अब मुख्यमंत्री बीना को जिला घोषित कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो एक्शन था वो भूपेंद्र सिंह का था। भूपेंद्र सिंह और उनके समर्थकों ने खुरई को जिला बनाने की जिद नहीं की, मांग की। और ये मांग हर विधायक की रहती है, हर जनप्रतिनिधि की रहती है कि उसके क्षेत्र में विकास हो, उसके क्षेत्र को जिला बनाया जाए, इसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन जैसे ही भूपेंद्र सिंह जी को ये पता चला
कि मुख्यमंत्री बीना आने वाले हैं, बीना में आयोजन करने वाले हैं और बीना में वे बीना को जिला घोषित कर सकते हैं, तो उन्होंने खुरई में इस आंदोलन को तेज कर दिया। तेज ही नहीं किया, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के एक दिन पहले बीना को बंद कराने की घोषणा भी कर दी और इस घोषणा के बाद एक संदेश गया कि अब भूपेंद्र सिंह जी सरकार के खिलाफ हो गए हैं, सरकार के खिलाफ वो खुरई को बंद करा रहे हैं। यद्यपि बाद में उन्होंने खुरई बंद का आह्वान वापस ले लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय मुख्यमंत्री के पिता का निधन हो गया, तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम एक सप्ताह के लिए आगे टल गया। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी बीना गए, डॉक्टर मोहन यादव जब बीना गए, तो मंच पर सागर के तमाम सारे नेता तो थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह जी नहीं थे। यद्यपि ये बड़प्पन दिखाया मुख्यमंत्री ने कि जब ये माइक पे आए तो उन्होंने एक सफाई दी कि भूपेंद्र सिंह जी जरूरी काम से बाहर गए हैं, उन्होंने मुझे सूचना दी है, तो उन्होंने इसको पर पर्दा डालने की कोशिश की, इस नाराजगी पर पर्दा डालने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी की इस गुटबाजी पर पर्दा डालने की कोशिश की। लेकिन कुछ दिन बाद जब बीना में जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ, जो उद्योगपतियों को बुलाने की बात हुई, तो मंच पर भूपेंद्र सिंह जी भी थे, लेकिन उन्हें पर्याप्त और उचित स्थान नहीं मिला, तो भूपेंद्र सिंह जी और गोपाल भार्गव मंच से उठकर चले गए। आप विश्वास करेंगे कि मुख्यमंत्री के इतने बड़े सपने, जो एक तरह से रीजनल कॉन्क्लेव थी, उस सपने पर की खबरें कम छपी और ज़्यादा खबर छपी भूपेंद्र सिंह जी और गोपाल भार्गव के मंच से उठकर जाने की। पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना कि कहीं ना कहीं पार्टी में गुटबाजी है और यही गुटबाजी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अब संगठन ने चर्चा की नहीं पता, लेकिन कुछ दिन बाद भूपेंद्र सिंह जी का एक बयान आया और उस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस से आए हुए लोग जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म और ज्यादती की, उन्हें बेशक संगठन स्वीकार कर ले, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मतलब उनका सीधा सीधा हमला दो लोगों के ऊपर था, एक गोविंद राजपूत पर और दूसरा अरुणोदय चौबे पर। ये दो लोग ऐसे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया है और इन्हें लाने में भूपेंद्र सिंह जी का कोई योगदान नहीं है। भूपेंद्र सिंह जी की ना इच्छा है ना सहमति है और ये अनिच्छा और असहमति ही इस विरोध का कारण बढ़ती चली जा रही है। आज स्थिति यह है कि सागर में मंत्री होने के नाते प्रशासन सबसे पहले गोविंद राजपूत की सुनता है, उसके बाद विधायकों की सुनवाई होती है। और ये स्वाभाविक भी है कि यदि आपके ज़िले में कोई मंत्री है और वो कुछ कह रहा है तो उसको पहले सुना जाता है, बाद में विधायकों की सुनी जाती है। और ये जो एक छोटी सी चीज़ है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पुराने विधायकों में हलचल पैदा कर रही है, नाराजगी पैदा कर रही है। खैर, अभी मैं आपको बताता हूं कि धीरे धीरे सागर की राजनीति एक तरह से दो भागों में बढ़ती चली गई। एक तरफ भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव दिखाई देते हैं। यदि भी मैं आपको क्लियर कर दूं, गोपाल भार्गव इस समय राजनीति में, सागर की राजनीति में आलू की तरह हैं। वे दोनों सब्जियों में आराम से मिल जाते हैं। वे शैलेंद्र जैन के साथ भी बैठते हैं, गोविंद राजपूत के साथ भी बैठते हैं, वे भूपेंद्र के खेमे में भी चले जाते हैं। तो गोपाल भार्गव पर दोनों गुट इस बात का दावा करते हैं कि पंडित जी हमारे साथ हैं, भूपेंद्र सिंह जी दावा करते हैं कि पंडित जी हमारे साथ हैं। वे किसके साथ हैं ये वे खुद ही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। लेकिन सागर की राजनीति में जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया हों, शैलेंद्र जैन हों, प्रदीप लहारिया जी हों, या ऐसे तमाम सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह जी से दूरी बनाए हुए हैं और भूपेंद्र सिंह के साथ पूर्व सांसद राज बहादुर जी दिखाई देते हैं या एक आध पूर्व विधायक उनके साथ दिखाई देते हैं। इसी विवाद के बीच जब उन्होंने ये बयान दिया कि संगठन स्वीकार कर ले, मैं कांग्रेस से आए हुए नेताओं को स्वीकार नहीं करूंगा, तब बीडी शर्मा को लगा कि अब मुझे इंटरफेरेंस करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से जब भोपाल में मीडिया ने पूछा कि साफ साफ कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह के वे स्वीकार नहीं करेंगे, पार्टी के संगठन का क्या कहना है, तो उन्होंने कहा था कि देखिए हमारी सरकार बनाने में कांग्रेस से आए नेताओं की अहम भूमिका है। वे पार्टी के नियमों का पालन कर रहे हैं, वे संगठन की लाइन पर चल रहे हैं, तो हम उन्हें स्वीकार क्यों नहीं करेंगे। हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं और हमारे जो नए हैं, हमारे लिए दोनों बराबर के हैं, पार्टी में दोनों का सम्मान है और दोनों पार्टी के नियमों का पालन कर रहे हैं। इसलिए हम, ये बात बिल्कुल गलत है। हो सकता है, बीडी शर्मा ने ये कहा था, हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह जी और उन नेताओं के व्यक्तिगत कुछ होंगे मतभेद, उन्हें बैठ के दूर कर लिया जाएगा, लेकिन पार्टी में किसी को अस्वीकार करने की बात जो है वो संगठन स्वीकार नहीं करता है।
किसी को भी अस्वीकार नहीं करते। जो पार्टी आ गए हैं पार्टी में, जो पार्टी में काम कर रहे हैं, वो हमारे अपने लोग हैं और हम उन्हें सम्मान देंगे। बी.डी. शर्मा के इस बयान के बाद यद्यपि भूपेंद्र सिंह का कोई बयान उस समय नहीं आया था, लेकिन कल का जो इंटरव्यू है मैं उस पर आने वाला हूं। जो कल उन्होंने इंटरव्यू दिया है उस पर साफ साफ संदेश चला गया है कि अब भूपेंद्र सिंह जी आर पार के मूड में हैं। लेकिन इसके बीच में मैं आपको बता दूं कि भूपेंद्र सिंह जी मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की घोषणा होते ही सरकार पर हमले करने के पूर्ण मूड में आ गए हैं। उन्होंने पहले दिन ही जिस तरह मालथौन में उनकी विधानसभा क्षेत्र मालथौन में एक निजी स्कूल की जमीन को लेकर मामला उठाया है और सरकार पर हमले किए हैं। वर्तमान शिक्षा मंत्री को बताया है कि आप तो पढ़ा लिखा लिखाया जवाब पढ़ते हैं, आप विधायकों के सम्मान को बरकरार नहीं रखते, मैं ज़्यादा अनुभवी हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आप हमारा अपमान क्यों कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने विधानसभा के पटल पर सरकार को घेरा, शिक्षा मंत्री को घेरा, जिस तरह के आरोप लगाए, उनका ये कहना है कि हमारी सरकार रहते हुए हमारे विधानसभा क्षेत्र में अवैध स्कूल बने हुए हैं, वहाँ यौन शोषण हो रहा है, बच्चियों के साथ यौन शोषण हो रहा है। एक बार नहीं, तीन तीन चार चार बार बोला उनने कि यौन शोषण हो रहा है, यानी कि मोहन यादव की सरकार में स्कूल अवैध बने हुए हैं और उन स्कूल में यौन शोषण हो रहा है। इस तरह के आरोप कल भूपेंद्र सिंह जी ने लगाए और परसों जो विधानसभा सत्र में उन्होंने लगाए और उसके बाद तमाम सारा छपा के अपने ही निशाने पर, अपनों के ही निशाने पर सरकार आ गई है। उसके बाद पता चला कि भूपेंद्र सिंह जी ने अपनी ही सरकार के परिवहन विभाग, जिसके खुद भूपेंद्र सिंह जी लंबे समय तक मंत्री रह चुके हैं, उस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए एक ध्यानाकर्षण की सूचना दी है। अब वो ध्यानाकर्षण आ पाएगा या नहीं आ पाएगा पटल पर, उस पर चर्चा होगी ना होगी, लेकिन बड़े तरीके से उस ध्यान आकर्षण को जिस पर भूपेंद्र सिंह जी के साइन है, जिस पे उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं, वो मीडिया में जारी कर दिया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो लंबे समय मीडिया विभाग के अध्यक्ष रहे के मिश्रा, उन्होंने ऐसे ट्वीट किया, तमाम अखबारों ने ऐसे छापा, मेरे चैनल पर भी इस पर खबर चली कि भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो मालथौन बैरियर है, जो बैरियर बंद कर दिए गए हैं, उसे चेक पोस्ट के नाम से वहाँ अवैध वसूली हो रही है। और उन्होंने तमाम गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं और उसको उन्होंने सदन पर पटल पर चर्चा होने से पहले ही मीडिया को देकर, उन्होंने दिया या नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन उनका हस्ताक्षर क्या हुआ मीडिया में जमकर चल रहा है। सरकार को उस पर पूरे निशाने लगाए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ कि सरकार ने बेशक चेक पोस्ट बंद कर दिए हैं, लेकिन आज भी मतलब जो अवैध वसूली है वो चल रही है, जमकर चल रही है। लोगों में नाराजगी है, लोगों में रोष है। भूपेंद्र सिंह ने परिवहन विभाग के नाम उस पर और शिक्षा विभाग के दो मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा। ये भी एक संयोग है कि इन दोनों विभागों के मंत्री एक ही हैं, उदय प्रताप सिंह। उदय प्रताप सिंह अभी सदन में भूपेंद्र सिंह को संतुष्ट नहीं कर पाए। भूपेंद्र सिंह ने मंत्री को कहा कि मंत्री लिखा हुआ जवाब पढ़ते हैं और अब एक दिन और बचा है, आज के बाद एक दिन और बचा है। हम देखते हैं कि क्या भूपेंद्र सिंह जी का ये ध्यानाकर्षण चर्चा में आ पाएगा, आएगा तो क्या वे फिर उन मंत्री को घेरेंगे। तो निश्चित तौर पर उन्होंने उदय प्रताप के बहाने ही सही अपनी ही सरकार पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब मैं आता हूं उस इंटरव्यू पे, जिस इंटरव्यू ने इस समय बवाल मचा दिया है, पूरे मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। मैं क्रेडिट देना चाहता हूं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे मित्र मृगेंद्र सिंह जी, जिनके चैनल ने ये इंटरव्यू लिया है। इस चैनल के जो चैनल हेड हैं रचित कथित, उन्होंने भूपेंद्र सिंह जी को ढूंढा, उनसे बात की और बड़ी गंभीर बातें उन्होंने की हैं। भूपेंद्र सिंह ने इस इंटरव्यू में जो कुछ कहा है उसने सरकार को तो हिलाया ही है, संगठन को भी हिला दिया है। उन्होंने संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीधा हमला बोला है उनके ऊपर। क्या क्या कहा है मैं बता देता हूं। हो सकता है कॉपीराइट की वजह से हम पूरा इंटरव्यू ना दिखा पाएं, कुछ अंश हम दिखाने की कोशिश जरूर आपको करेंगे, लेकिन मैं समीक्षा में बता दूं कि भूपेंद्र सिंह ने कल के इंटरव्यू में क्या क्या कहा है। उन्होंने एक बात क्लियर कर दी है कि कुछ भी हो जाए वे सागर में भारतीय जनता पार्टी को खत्म नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि दो लोग जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं वो अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं, अपने अलग गुट बना रहे हैं। और उनका इशारा, बेशक नाम नहीं लिया है, उनका इशारा गोविंद राजपूत जी पर है, उनका निशाना अरुणोदय चौबे पर है। ये दोनों कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह जी के विरोधी माने जाते हैं, भूपेंद्र सिंह इनके विरोधी माने जाते हैं। इनमें कभी एक होगा नहीं होगा इसकी उम्मीद बहुत कम है। तो निश्चित तौर पे उन्होंने ये बात कह दी है कि मैं इन दोनों को स्वीकार नहीं करूंगा।
इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर काफ़ी अत्याचार किया है। मैं कभी कांग्रेस के लोगों के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने ये बात कही थी, दीपावली मिलन समारोह का कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम था, तो मैंने ये बात कही थी कि अच्छे लोग कांग्रेस के आए, उनका स्वागत है। सागर जिले में सबसे ज़्यादा या प्रदेश में कांग्रेस के लोगों की सदस्यता हमने कराई, तो मैं अच्छे कांग्रेस के लोगों के खिलाफ नहीं हूँ। पर मैंने ये कहा था कि कांग्रेस से ऐसे लोग आ जाएं जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए, जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं का जितना नुकसान कर सकते थे उतना नुकसान किया। 376 के फर्जी केस लगाए, 302 के केस लगाए, 302 के केस हुए, मार दिए गए कार्यकर्ताओं के सिर फोड़ दिए गए, कार्यकर्ताओं को मतदान के दिन मत पेटी पे मार मार के उनका सिर फोड़ दिया। पूरी मत पेटी, उस समय बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, खून से कलर में पूरी खून भर गया पूरी पेटी के अंदर। तो ऐसे लोगों को हम क्या स्वीकार कर लें जिनने हमारे कार्यकर्ताओं पर इतने अत्याचार किए, और वही लोग आ जाके फिर हमारे कार्यकर्ताओं पे अत्याचार कर रहे हैं। तो ये विषय सागर जिले से संबंधित था, और सागर जिले में दो लोगों को लेकर मेरी घोर आपत्ति पहले भी थी, आज भी है, कि सबसे ज़्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे अत्याचार किए तो इन दो लोगों ने किए, और वो दो लोग कौन है सब जानते हैं। तो इन दो लोगों को लेके मेरी आपत्ति थी। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि बीडी शर्मा जी अभी 5-7 साल पहले तो बीजेपी में आए हैं, मैं 40 साल से काम कर रहा हूं। यानी उन्होंने एक नया बताया बीडी शर्मा को। ये बयान थोड़ा सा अखरने वाला है। संगठन में जो पद पर बैठता है उसके कार्यकाल का गणना नहीं होती है, उसके पद की गरिमा की गणना होती है। बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान होता है चाहे वो कभी भी बीजेपी में आए हों, कितना भी कार्यकाल हो। उनका कहना है कि 5-7 साल पहले तो वो एबीवीपी में काम कर रहे थे, अभी आ गए हैं तो अभी 5-7 साल हुए हैं, मुझे तो 40 साल हो गए हैं। भूपेंद्र सिंह इस बात पर नाराज हैं कि बीडी शर्मा ने उनके बयान पर रिएक्शन क्यों दिया, और रिएक्शन देने से पहले बीडी शर्मा साहब ने उनसे बात क्यों नहीं की। यदि वे पूछते तो बताते कि उनके मन में क्या है। मैं भी जवाब दे सकता था, भूपेंद्र सिंह का कहना है कि मैं भी जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। बीडी शर्मा ने जो बयान दिया था कि पार्टी में सबको स्वीकार करना ही होगा, इस बयान पर भूपेंद्र सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। देखिए, ये बहुत आपत्तिजनक बयान था। चूँकि वो अध्यक्ष थे, मैं इसलिए बोला नहीं। मैंने अध्यक्ष की गरिमा का सम्मान किया, पर मेरी किस बात की निजी लड़ाई थी। मैं अगर उनसे समझौता कर लूं तो मेरा किस बात का झगड़ा है। मैं तो पार्टी के लिए लड़ रहा हूं, मेरी कौन सी व्यक्तिगत लड़ाई है। और बीडी शर्मा जी को तो पार्टी में काम करते हुए अभी 5-7 ही साल हुए होंगे, इसके पहले तो वो विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। तो उनका ये बयान आपत्तिजनक है कि मेरी निजी लड़ाई थी। मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं थी। मैं तो आज चाहूँ तो मेरे बहुत अच्छे संबंध हो जाएं, मैं वहाँ समझौता कर लूँ और उनकी जय जयकार कर लूँ, तो मेरे तो व्यक्तिगत मेरी किस बात की लड़ाई। मैं तो कार्यकर्ता के लिए लड़ रहा था ना। कार्यकर्ता पिट रहा है, मैं बोलूँगा तो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई हो गई। मेरा क्या बिगाड़ा, मेरा कौन सा व्यक्तिगत लड़ाई हो गई, मेरा क्या नुकसान कर दिया जो मेरी उनकी इतनी औकात भी नहीं कि मेरा नुकसान कर पाएंगे वो। तो मेरी क्या व्यक्तिगत लड़ाई थी, इसलिए मैं उस पर रिएक्ट नहीं किया। पर उनको मेरे से एक बार पूछना तो था, उन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं, तो मैंने तो अध्यक्ष की गरिमा का ध्यान रखा, नहीं तो मैं भी कुछ बोल देता। दूसरा उनका ये भी कहना है कि जब हम लोगों ने इस पार्टी को बनाया, खड़ा किया है, हमारा योगदान ज़्यादा है। हम तमाम सारे जो बीजेपी के पुराने विधायक हैं उन सबको छोड़कर कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को सागर से मंत्री क्यों बनाया। यदि बनाना ही था तो एक पुराने व्यक्ति को भी मंत्री बनाते। यानी ये कसक उनके मन में है कि नए व्यक्ति को मंत्री क्यों बनाया और पुरानों को क्यों नहीं बनाया। ये बात भी उन्होंने इस इंटरव्यू में साफ साफ कही है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन इससे तत्काल ये मैसेज तो जा रहा है कि अब भूपेंद्र सिंह आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। मैं इंटरव्यू के कुछ हिस्से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, कॉपीराइट ना आए इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। मैंने उनको क्रेडिट भी दिया है, उनसे साहवार भी किया है पब्लिक वाणी से। निश्चित तौर पे ये इंटरव्यू पूरे मध्य प्रदेश के लोग देखें, ये हमारा उद्देश्य है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह जी के मन की जो पीड़ा है वो पूरी तरह से निकल कर आ गई है। लेकिन एक बात तो मैं कहूँगा कि भूपेंद्र सिंह जी
कोई नए नेता नहीं है, अनजान नेता नहीं है। वे भी समझ रहे हैं कि वो जो बोल रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वो पार्टी लाइन के एकदम खिलाफ है। संगठन पर जो हमले हो रहे हैं वो भी पार्टी लाइन के खिलाफ है। उन्हें जो कुछ कहना है वे अपने पार्टी लाइन में कहें, लेकिन जब पार्टी लाइन में कहने की कहने का मौका मिलता है तो वे गायब हो जाते हैं। हमने देखा था कि अभी जब संगठन महापर्व चल रहा है, बीजेपी का संगठन के चुनाव चल रहे हैं, तो सागर में संगठन चुनाव के बारे में चर्चा करने भारतीय जनता पार्टी के संगठन क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी जब सागर पहुंचे, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 10-15 दिन पहले की, तो भूपेंद्र सिंह जी सागर में होते हुए भी उस बैठक में नहीं गए। वहां भी उन्होंने एक तरह से चुनौती दी अजय जामवाल जी को कि हम आपकी बैठक में नहीं आ रहे हैं। तो जब उन्हें मंच मिल रहा था, मौका मिल रहा था, संगठन में बात करने का अवसर मिल रहा था, तब भूपेंद्र सिंह जी नहीं गए। लेकिन अब उन्होंने अपनी बात मीडिया के जरिए कहना शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो कहना है वो आपको संगठन में कहना पड़ेगा। आप यदि मंच से जो बात कहनी है आपको कमरे के अंदर कहनी है। यदि आपने सत्ता संगठन के खिलाफ या जो बातें सत्ता संगठन को नुकसान पहुंचा सकती हैं वो यदि मीडिया में कहेंगे तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता है। कल का जो बयान है, मुझे ये पता चला है कि कल के उनके इंटरव्यू के बाद पूरी बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में, भोपाल से दिल्ली तक। क्योंकि एक बात तय है कि जो भी निर्णय हुए हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को मंत्री बनाने का मामला हो, उन्हें कोई पद देने का मामला हो, उनसे व्यवहार का मामला हो, ये सारे फैसले दिल्ली से हुए हैं। क्योंकि इनके बारे में कोई भी टिप्पणी करना, वो कोई भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के बारे में टिप्पणी करना नहीं कहलाएगा। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पे हमले करना नहीं कहलाएगा। ये सीधा सीधा आप राष्ट्रीय नेतृत्व पर हमला कर रहे हैं। ये एक तरह से आप नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा पर हमला कर रहे हैं। एक तरह से आप भारतीय जनता पार्टी के जो एक चाणक्य हैं अमित शाह, उनकी नीतियों पर हमला कर रहे हैं। ये मैसेज भी जा रहा है। तो क्या ये जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वो आसानी से बर्दाश्त कर लेंगे? क्या भूपेंद्र सिंह जी के इन बयानों पर दिल्ली वाले कोई रिएक्शन देंगे या कोई कार्रवाई करेंगे? क्या भूपेंद्र सिंह जी को अब अनुशासनहीनता का नोटिस जाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी में मंथन शुरू हो चुका है। मेरी जानकारी के अनुसार कल देर रात तक बैठकें चली हैं और उन बैठकों में ये विषय छाया रहा है कि अब भूपेंद्र सिंह जी का क्या करना है। क्या उन्हें एक बार बुलाकर पार्टी संगठन बात करेगा? भारतीय जनता पार्टी में भूपेंद्र सिंह का जो कद है उसके अनुसार मुझे व्यक्तिगत लगता है कि एक बार भूपेंद्र सिंह को बुलाया जाएगा। एक बार संगठन के प्रमुख लोग भूपेंद्र सिंह जी से चर्चा करेंगे और यदि सब चीज़ें ठीक रहती हैं, भूपेंद्र सिंह जी अपने बयानों को लेकर यदि मीडिया में स्थिति स्पष्ट करते हैं तो ठीक है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो अब भूपेंद्र सिंह जी आगे निकल चुके हैं। उन्होंने एक जो भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन की लक्ष्मण रेखा है उसे लांघ दिया है, 100% लांघ दिया है, और ये भी कह दिया है, ये भी संकेत दे दिए हैं कि मैं अब चुप रहने वाला नहीं हूँ। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि ये मेरा नुकसान नहीं है, संगठन का नुकसान हो रहा है, मैं तो बीजेपी को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इस तरह की बातें जरूर वे कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे ये व्यक्तिगत लड़ाई हो चुकी है। ये उन लोगों की लड़ाई हो चुकी है जो गोविंद राजपूत के निशाने पर हैं, चाहे वो राजकुमार धनौरा हों या कुछ और लोग हों, जिसे लेकर भूपेंद्र सिंह जी और गोविंद राजपूत के संबंध खराब हुए शुरुआत में ही। लेकिन अब मामला बहुत कहना चाहिए एक खतरे के निशान की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। देखना है कि अब संगठन इस पूरे मामले को कैसे डील करता है, क्योंकि आज भूपेंद्र सिंह जी पर यदि संगठन का सोच है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यदि आज भूपेंद्र सिंह जी को नहीं रोक पाए तो कल दूसरे भूपेंद्र सिंह जी पार्टी में सक्रिय होंगे। क्योंकि आप जानते हैं 166 विधायक हैं बीजेपी के और मंत्री पद 32 हैं, 33 हैं, 35 हैं। तो क्या इतने लोगों को मंत्री आप बना पाएंगे? बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं। संगठन जिस तरह से बीजेपी में चलता है वो भूपेंद्र सिंह जी मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। भूपेंद्र सिंह ने यदि ये तमाम बयान दिए हैं, भूपेंद्र सिंह ने जिस तरह से सरकार को घेरा है, वे जानते हैं, उनका पूरा कैलकुलेशन होगा कि उन्हें कितना आगे बढ़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ से पीछे आना है या फिर आगे बढ़ते चले जाना है। इसके सारे परिणाम भी उनको सारा कैलकुलेशन करके रखा होगा। देखते हैं कि ये लड़ाई कहाँ तक जाती है। ये लड़ाई सागर तक रहेगी या सागर के आगे भी? हमने देखा अभी रीवा में प्रदीप पटेल की लड़ाई हमने देखी है, हमने इंदौर के बहुत सारे मामले हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारी जगह कई चीज़ें चल रही हैं।
ग्वालियर में जो मामला हुआ है, आपको पता होगा कि अभी जब उपराष्ट्रपति जी ग्वालियर आए तो उनके कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र से सांसद का नाम काट दिया गया। बवाल मचा हुआ है वहाँ। सांसद सिंधिया जी का नाम नहीं ले रहे, सिंधिया जी सांसद का नाम नहीं ले रहे, सांसद और सिंधिया जी की भिड़ंत बिल्कुल सड़क पर आ चुकी है वहाँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे अनुशासन की लक्ष्मण रेखा के बाहर जो चीज़ें जा रही हैं उसे संगठन कैसे रोकता है, इस पर हमारी नज़र होगी। पर एक बात तय, साफ कांच की तरह दिखाई दे रहा है, भूपेंद्र सिंह ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।